नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। उम्मीद करते सभी ठीक-ठाक होंगे। तो ये स्पेशल सेशन जो है आपके लिए एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो है लाइवस्टॉक, जिसमें डेयरी करेंगे, पोल्ट्री करेंगे, कैटल करेंगे, बफलो करेंगे। फिर हम एपीकल्चर, सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन और रेशम के कीट जहाँ पर हम पालते हैं, और उसके बाद हम करेंगे फिशरी। ठीक है, तो ये मान के चलो कि ये जो है आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल बत्रा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है एग्रीकल्चर विद बत्रा सर, उसको ज्वाइन कर लें। जो ये इस क्लास की पीपीटी जो है, पीडीएफ जो है, उस चैनल पर मिलेगी। और जो भी बच्चे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो उस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और हमारे जो है क्लासेस के लिंक भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वाले उसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और आप अगर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज एग्रीकल्चर विद बत्रा सर पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल अधिक दूध उत्पादन और कृषि कार्यों दोनों के लिए जानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड इज नोन फॉर बोथ हाई मिल्क यील्ड एंड ग्रोथ कैपेसिटी? तो देखो क्या पूछा इन्होंने कि कौन सी ऐसी गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल मतलब ये क्या है, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थापका, ये सभी क्या है, ये गाय है, कैटल है, कैटल की ब्रीड है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी है जो दूध भी देती है और कृषि के कार्य यानी कि ड्रोट पर्पस के लिए भी जानी जाती है। तो देखो, इसको अगर हम कैटल को डिवाइड करें तो हम इसको तीन तरह से डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे, एक तो है सिर्फ दूध देने वाले, जिसको हम बोलते हैं मिल्क। दूसरे आ जाते हैं कार्य करने वाले, है ना, जो भारी सामान उठाने वाले या कृषि कार्य में भारी काम करने वाले। फिर तीसरे आ जाते हैं ड्यूल पर्पस, जो दोनों के लिए बढ़िया माने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो बाहर की ब्रीड है, बाहर वाली नस्लें हैं, अंग्रेजी नस्लें जिसको हम बोल देते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, पर इंडिया के अंदर, इंडिया जो देसी गाय हैं उनको जो है, देसी मवेशियां हैं, उनके अंदर मिल्च, ड्रोट और ड्यूल पर्पस तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो देखो, मिल्च मतलब दूध देने वाले कौन कौन सी हैं, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, राठी, देओनी। ठीक है, उसके बाद कार्य करने वाले हैं हलिकर, अमृता महल, नगोरी, गंगनायम, मालवी। और इनसे पूछ लिया सबसे ज्यादा हैवी काम करना हो तो नगोरिया है। ठीक है, फिर है ड्यूल पर्पस। ड्यूल पर्पस पूछ लिया जाए कि सबसे बढ़िया ड्यूल पर्पस कौन सी है, तो वो कौन सी है, हरियाणा, जो दूध भी अच्छा देती है और कार्य भी अच्छा करती है। फिर थार प्रकार, अंगोल, कांकर, ये देखो थार प्रकार किसमें है, ड्यूल पर्पस के अंदर। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे बढ़िया जो है देसी गाय, जो सबसे ज्यादा दूध देती है, वो कौन सी है, साहिवाल। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय की नस्ल देती है, तो वो इंग्लिश गाय कौन सी आ गई हमारी, होलिस्टीन फ्रीजियन, जो कि फ्राइजलैंड आइलैंड से आई हुई है। क्लियर, तो वो है एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बत्रा सर पे मिल जाएगी। तो उसके साथ आप कॉपी पे लिख भी सकते हो। सभी एग्जाम, सभी पेपर में जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो गिर क्या है, मिल्च, दूध देने वाली, एम लिख रहा हूं, मिल्च, मिल्क। साहिवाल क्या है, मिल्क। सिंधी क्या है, मिल्क। और इनमें सबसे बढ़िया कौन सी है, साहिवाल। अगर आगे गिर का क्वेश्चन आया हुआ है कि हाफ मून लाइक, जिसके जो है सींग जो है ना, हाफ मून लाइक होते हैं, चंद्रमा की तरह, तो आधे चंद्रमा की तरह होते हैं, तो वो गिर आ जाना था। सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है, साहिवाल। जो थार प्रकार है ये क्या है, ड्यूल पर्पस है, दोनों कामों के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थार प्रकार जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद ये देखो रेड सिंधी है। अगर हमें ये पूछा जाए सबसे बेस्ट ड्यूल पर्पस कौन सी है, वो है हरियाणा। वो कौन सी है, हरियाणा। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। द प्रोटीन कंटेंट इन काउ मिल्क इज अप्रोक्सीमेटली, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो ये मत सोचना है क्वेश्चन का, क्योंकि हमने बेस से लेके लास्ट तक जाना है। क्लियर, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है, ये हमें बताना है। 2.5%, 3.2%, 4.5% या फिर 5%।
तो देखो क्या है कि अगर हम बात करें गाय की, भैंस की दूध और इन सब का जो है ये टेबल आपके सामने है। हमें क्या है, गाय के अंदर देखो सबसे ज्यादा क्या है, पहले तो ये याद रखो सबसे ज्यादा फैट किसके अंदर होती है, वो किसके अंदर होती है, शीप के अंदर होती है, भेड़ के अंदर होती है। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर होता है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, के अंदर होता है। अगर पूछे सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका होता है, वो ह्यूमन का होता है, उसके बाद मेयर का होता है, हॉर्स मेयर, घोड़ी का। क्लियर। फिर अगर ये पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा मिनरल्स किसमें होते हैं, तो ये देखो मिनरल्स किसमें, शीप में। टोटल सॉलिड पूछ लिया जाए तो शीप में। सॉलिड नोट फैट पूछ लिया जाए तो भी शीप में, परसेंटेज में है ये। क्लियर। अगर गाय का, और गाय, बफलो का और शीप का, इन तीनों का याद रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रोटीन। देखो प्रोटीन जो है गाय के अंदर लगभग, गाय और इसके अंदर दोनों सेम देखने को मिलता है, हाँ फैट में जरूर फर्क होता है। तो 3.5 3.6 जो है गाय के अंदर, 3.5% लगभग लगभग इतना देखने को मिलता है। लैक्टोज जो है वो इतना देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये आपके सामने टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हमें पूछा क्या गया था कि गाय के अंदर जो है प्रोटीन कितना होता है, तो 2.5 नहीं होगा, 3.5 हमारा आंसर था, तो ये 3.2, 4.5 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो 3.2 जो है अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग यही आंसर हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर 3.5 ही ऑप्शन हो, उसके आगे पीछे 3.6, 3.2, 3.3 हो सकता है। हाँ अगर ऐसे हो कि 3, 3.2, 3.4, 3.6, तो हमारा आंसर 3.4 हो जाता। हमने लगभग लगभग पास में वैल्यू देखनी होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ और लिखा होता है, कुछ बुक्स में कुछ और लिखा होता है। क्लियर। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर बी। क्लियर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इन एनिमल टू इंप्रूव मिल्क यील्ड। दूध उत्पादन सुधारने के लिए पशुओं में क्रॉस ब्रीडिंग की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। देखो इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग या ग्रेडिंग। देखो अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो एक होते हैं ये इन ब्रीडिंग, ये इन ब्रीडिंग में आ जाती है क्लोज ब्रीडिंग, फिर आ जाती है लाइन ब्रीडिंग। देखो अगर हम दो ब्रीड, क्या दो मतलब एक ही ब्रीड है ना, अगर हम दो ब्रीड को अलग अलग करवाएंगे तो वो क्या है, आउटब्रीडिंग हो जाती है। बट अगर हम क्या है कि एक ही ब्रीड, जैसे हमने क्या है, अभी हमने बात करी, जैसे अभी हमने क्या है, दूध उत्पादन के लिए हमने बात करी कि सबसे बढ़िया जो गाय है वो कौन सी होती है। हमने बात करी अभी साहिवाल, गिर, रेड सिंधी जोनी, है ना। मान लो हमने साहिवाल की एक ब्रीड ले ली, जो मेल है वो भी साहिवाल है और फीमेल है वो भी साहिवाल है। ये तो ब्रीडिंग के मतलब एक ही ब्रीड के अंदर क्रॉस करवा रहे हैं, साहिवाल का साहिवाल के साथ ही करवा रहे हैं, तो ये इन ब्रीडिंग है। अगर हमने इसी साहिवाल का क्रॉस जो है अपने मतलब ये फीमेल का क्रॉस जो है उसके बाप के साथ, उसके भाई के साथ, है ना, तो उसके साथ करवा रहे हैं तो होता है वो क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है। बट अगर हमें क्या है, उसके दादा पड़ पोता पड़ करके, है ना, 5-6 जनरेशन तक कोई भी रिलेशन नहीं है, उसके बाद हम उसका आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, तो वो होती है उसी लाइन के हैं, है ना, लाइन तो वही थी उसकी, है ना, उसके 5-6 जनरेशन पहले वो बच्चा जो है वो उसके काफी आगे का उसका बुजुर्ग था, है ना, उसका जो है उसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्या है, तो वो लाइन ब्रीडिंग हो जाती है। पर हमें तो ये हमें स्पेशल लिख लिया कि क्रॉस ब्रीडिंग, तो ये इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, ये तो क्रॉस ब्रीडिंग में आते ही नहीं है। क्लियर। तो अब ये ग्रेडिंग अप क्या होता है, ग्रेडिंग अप क्या है कि मान लो एक हमारी क्या है, कोई भी गाय है जो दूध नहीं दे रही, या फिर ऐसे जो स्ट्रो एनिमल होते हैं, स्ट्रे एनिमल होते हैं जो ऐसे गलियों में घूमते रहते हैं ना, दिखते हैं, है ना, उनको जो है बार बार एक अच्छी नस्ल के साथ क्रॉस करवाते हो, बार बार क्रॉस, मतलब 5-6 जनरेशन के बाद बार बार क्रॉस करवाएंगे, तो 5-6 जनरेशन के बाद क्या है, वो हमें वो सेम यही जो है ब्रीड के लक्षण देने लग पड़ेंगे, यही लक्षण आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये क्रॉस ब्रीडिंग का सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है मिल्क के, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेडिंग अप हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ग्रेडिंग अप। क्लियर। फिर भी आप देख सकते हो, देखो दो तरह की ब्रीडिंग होती है, कौन कौन सी, एक होती है रैंडम, एक होती है नॉन रैंडम। उसमें आ जाता है एक इन ब्रीडिंग, एक होती है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हमने पढ़ा कौन कौन सी, क्लोज ब्रीडिंग, फिर हमने पढ़ा लाइन ब्रीडिंग।
आउटब्रीडिंग में आ जाता है आउट क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेडिंग अप, ये सब कुछ क्या है, आउटब्रीडिंग में आ जाता है। क्लियर? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच पोल्ट्री ब्रीड इज मोस्ट, अब पोल्ट्री पे क्वेश्चन आ गया भाई, ये देखो पोल्ट्री बनी हुई हमारे साथ, विच पोल्ट्री ब्रीड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कमर्शियल एग प्रोडक्शन, कौन सी ऐसे पोल्ट्री की ब्रीड है जो अंडा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मुर्गी जो है मानी जाती है, नस्ल मानी जाती है, तो बता दीजिए। एक है व्हाइट लेगहॉर्न, एक है रोड आइलैंड, रेड आइलैंड से आई हुई है ये, ऑस्ट्रेलोप, और एक है ब्रह्मा। तो देखो अगर हम इसकी डिवाइडेशन देखें, क्या है, एग प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी ब्रीड होती हैं, वो होती है मिनोका, व्हाइट लेगहॉर्न और एंकोना। मीट के लिए, सिर्फ मीट पर्पस के लिए कौन सी है, ब्रह्मा, ससेक्स, लेंशेन और एथिल। एथिल वैसे जो है स्पोर्ट्स के लिए भी, ये भी लिख लेना, एथिल जो ब्रीड है, एथिल जो ब्रीड है वो स्पोर्ट्स पर्पस के लिए भी, खेलने के लिए, आपस में लड़ा, देखा होगा मुर्गी आपस में लड़ती हैं, तो एथिल की ब्रीड होती है, उसके साथ लड़ा जाता है। फिर आ जाती है जो मीट भी देती हैं और अंडे दोनों के लिए यूज करी जाती है, वो कुछ कौन कौन सी ब्रीड है, न्यू हैम्पशायर, डॉकिंग, ऑस्ट्रोलैप, रोड आइलैंड रेड, प्लाइमथ रॉक। तो ये रोड आइलैंड रेड और ऑस्ट्रोलैप ये जो है हम बाहर निकाल देते हैं ऑप्शन में, ये देखो ऑप्शन, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये ड्यूल पर्पस है, ये कौन सी है, ड्यूल पर्पस है। अब हमारे पास क्या बचता है, व्हाइट लेगहॉर्न और एंकोना, और इसके बाद देखो ब्रह्मा कौन सी है, मीट पर्पस के लिए, ये कौन सी है, मीट पर्पस के लिए यूज करी जाती है। अब व्हाइट लेगहॉर्न नहीं बचा, तो फिर भी हम इसके बारे में देखो, हमारा आंसर क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, क्या है, ये है व्हाइट लेगहॉर्न, है ना, इटली से आई हुई है, ये ब्रीड कहां से आई हुई है, इटली में आई है, इटली से आई हुई है ना, उत्पत्ति इसकी इटली में, 1920 में भारत में इसको लाया गया। फिर बेस्ट और मोस्ट अट्रैक्टिव एग लेइंग ब्रीड, यह नस्ल सबसे अच्छी और आकर्षक अंडे देने वाली नस्ल मानी जाती है, यही हमारा आंसर था। इस नस्ल के पक्षी आकार में छोटे, सकेरे और साफ सुथरे होते हैं, दिख रहे हैं ना, बड़ी प्यारी सी साफ सुथरी सी, वर्ष में लगभग 240 से 300 अंडे दे देती है, तभी तो सबसे ज्यादा अंडे देती है, और 5-6 महीने की जब ये हो जाती है तब से ये अंडा देना शुरू कर देती हैं। यह दुनिया की सबसे अधिक अंडा देने वाली नस्ल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये साथ में आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, आपने कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो आपने जरूर बताना है। और आपने टेलीग्राम चैनल, इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, अगर आप स्क्रीनशॉट बार बार नहीं लेना चाहते आलसी हो मेरी तरह, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं ये पीडीएफ जो है पिन कर दूंगा। नहीं तो हर एक मैसेज के बाद एक कमेंट सेक्शन होता है हमारा, आप वहां पर मैसेज करके पीडीएफ मांग भी सकते हैं, आपको पर्सनली भी भेजी जाएगी। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, व्हाइट। अगला अब आ गया मछली पालन पे, हम आ गए, इन फिश फार्मिंग कंपोजिट फिश कल्चर रेफर टू, मछली पालन में सम्मिलित मत्स्य संस्कृति का क्या अर्थ है। तो पहले तो कंपोजिट फिश कल्चर का हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है। कंपोजिट फिश कल्चर ऐसा होता है कि ऐसी स्पीशीज को, मतलब जहां पर 5-6 स्पीशीज आपस में हम एक साथ रख सकते हैं, जो एक दूसरे को क्या करें, कंपैटिबल हो, एक दूसरे के साथ रह सकें। एक दूसरे, अगर ऐसे समझो कि कुत्ते के साथ आप बिल्ली को रख दोगे तो कुत्ता तो बिल्ली को खा जाएगा, जब बिल्ली के साथ चूहे को रख दोगे तो बिल्ली तो चूहे को खा जाएगी। तो ऐसी मछलियां भी होती हैं जो एक मछली दूसरी मछली को खा जाती है। जहां पर हम एक ही पौंड के अंदर, हाँ, जहां पर हमने मछलियां रखनी है वहां पर हमने मछलियां एक ही पौंड के अंदर 4-5 तरह की अलग अलग मछलियां को रख सकते हैं, जो एक दूसरे को खाएंगी नहीं, कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ, वो उसी को बोल देते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। क्लियर? तो इसमें क्या आ जाएगा, यूजिंग अ सिंगल स्पीशीज इन पॉन्ड, ये तो गलत हो गया, एक स्पीशीज नहीं, हमने एक से ज्यादा स्पीशीज रखनी है। यूजिंग फास्ट ग्रोइंग मैरीन स्पीशीज ओनली, नहीं, यूजिंग कंपैटिबल स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट निचेस, विभिन्न स्तरों पे, है ना, अलग अलग स्तरों पे, अगर एक ही स्तर पे रहेंगी तो आपस में लड़ती रहेंगी, एक पानी के बिल्कुल ऊपर है, एक पानी के बिल्कुल नीचे रहे, है ना, तो स्तरों पर भोजन करने वाली अनुकूल प्रजातियां उपयोग करना, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। देखो इसमें से अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो यूज करी जाती है, तो वो आ जाती है कतला,
रोहू, मृगल, ठीक है, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, ठीक है, कॉमन कार्प आगे आ जाएगा वैसे ये क्वेश्चन, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, इन मछलियों को जो है हम आपस में रख सकते हैं क्योंकि अलग अलग स्तरों पे रहती है, ठीक है, कौन कौन से स्तर पे रहती है वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, तो अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे। क्लियर, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ बफलो, ये जो बफलो की ब्रीड बनी हुई यही हाई यील्डिंग है, तो आप इसको देख के भी बता सकते हो कि कौन सी है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ बफलो, मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सूरती, निम्नलिखित में कौन सी भैंस का उच्च उत्पादन क्षमता वाली नस्ल है, मतलब दूध जो सबसे ज्यादा देती है भैंस की नस्ल, भैंस को बताना है हमें, तो बता दीजिए, ठीक है, और ये क्लास आपके लिए है तो आप साथ में आंसर करते रहो, ठीक है, सारी क्लास ऐसे ही चलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, तो देखो अगर ये पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी भैंस की नस्ल है, ये क्वेश्चन आ रखा है, कौन सी ऐसी भैंस की नस्ल है जिसमें फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वसा सबसे ज्यादा होती है, अगर ये पूछ लिया जाए जिसको जो है हम मिनी एलिफेंट, सबसे भारी जो है ना, छोटे की और भारी जो है ब्रीड जो है देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, वो जफराबादी, जिसको मिनी एलिफेंट बोलते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसके जो है सिकल शेप, दोनों जो है सींग जो है वो सिकल यानी कि दंतारी के आकार के होते हैं, तो वो सूरती हो जाती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि तलवार जैसे स्वॉर्ड है ना, तलवार जैसे सींग किसके होते हैं, तो वो हो जाती है नागपुरी। अगर ये पूछ लिया जाए कि साउथ की कौन सी ब्रीड है, तो वो आ जाती है टोडा। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में कौन सी है, तो मुर्रा। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी ब्रीड है, जो कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके सींग जो है नीचे को ऊपर को मुड़े होते हैं, तो वो भी कौन सी है, मुर्रा। क्लियर, तो देखो ये आंसर इसका ये आ गया, बट इसके साथ कुछ और टॉपिक भी हम क्लियर कर लेते हैं। देख लो कि बदावरी कहां से आई है, यूपी से, ओरिजिन कहां से हुआ है इसका, ठीक है, जफराबादी कहां की है, गुजरात की, मेहसाना कहां की है, गुजरात की, ये सारा टेबल आपके सामने है, ठीक है, तो मुर्रा का ध्यान रखना, मुर्रा कहां की है, हरियाणा की ब्रीड है, मुर्रा कहां की है, हरियाणा की ब्रीड है। क्लियर, और नीली रावी का भी याद रख लेना, इसको हम पंच कल्याणी बोलते हैं, पंजाब से है, फिरोजपुर एरिया से, इसके 5 जो है व्हाइट मार्किंग होती हैं मुंह के ऊपर, नीचे पैरों के ऊपर जो है, और गले के आसपास जो है मार्किंग देखने को मिलती है, इसलिए इसको पंच कल्याणी बोलते हैं, मतलब 5 जगह पर इसके व्हाइट होते हैं, बाकी सारी ब्लैक होती है। और ये भी याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भदावरी कहाँ की है, यूपी की है, और यूपी की ब्रीड भी याद रख लेना, यूपी की और कौन सी है, मेन ये है, पर हाँ कुछ कुछ ऐसी ब्रीड हैं जो कि यूपी और उसके आसपास बॉर्डर के आसपास भी देखने को मिलती है, जैसे टोडा मैंने बताया साउथ की है, तमिलनाडु की है, हाँ? तो ये चीजें जो है आपने याद रखनी है, आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो नॉर्थ इंडियन की कौन कौन सी है, मुर्रा, नीली रावी, गोदावरी, गोदावरी, गुजरात की कौन सी है, सूरती, जफराबादी, मेहसाना, बन्नी, यूपी की कौन सी है, भदावरी, मिडिल इंडिया कौन सी है, नागपुरी, मांडा, कलांदी, जरागी, कंदारपुर, है ना, चिल्का, चिलिका, ठीक है, टोडा, बरगू, ये कौन सी है, ये साउथ इंडियन की है। ये आप इसके साथ आप टेबल को जो है मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल। क्लियर, अगर मुर्रा की बात करें तो ये हरियाणा से आई हुई है, इसका कलर जो है बिल्कुल ब्लैक होता है, दूध में सबसे ज्यादा है 1800 से लेकर 2500, वसा जो है 7% के आसपास होती है, भदावरी में इससे भी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, दूध उत्पादन सबसे ज्यादा है, इसके जो है टाइटली कर्व्ड होन है ना, तो इसके जो सींग है कसकर ऐसे मुंजे से हुए सींग इसके जो है प्रमुख पहचान है, भारत में सबसे ज्यादा जो है दूध देने वाली नस्ल है, हरियाणा में जो है मिलती है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मुर्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, यूरिया इज प्राइमरी यूज्ड इन लाइवस्टॉक फीडिंग फॉर व्हिच पर्पस, यूरिया जो है प्राइमरी यूज करते हैं हम, हाँ? पशु आहार में यूरिया का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, विटामिन के लिए, ऊर्जा स्रोत के लिए, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सोर्स फॉर ह्यूमनेट, या फिर पैरेटिवली स्वाद के लिए। तो देखो
जो हमारा यूरिया है वो क्या है, कोई भी किसी भी कोई सच्चा प्रोटीन नहीं है वो, बट वो क्या करता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होता है। वो क्या होता है, एनपीएन जिसको हम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन नहीं होता, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होती है ना, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है। ये क्या करता है, ये रूमिनेंट इन है ना, जो भी रूमिनेंट होते हैं एनिमल, जैसे कि हमारी गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है ना, उसमें जो है माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, माइक्रोब, जैसे वो इतना हाई प्रोटीन वाला जो खाना खाते हैं तो वो चबाते हैं जब, है ना, तो उनके जो है माइक्रोब, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो उसके ऊपर आके अटैक करते हैं और उनको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये यूरिया जो है वो किसके लिए यूज करी जाती है, प्रोटीन सोर्स फॉर ह्यूमन। जुगाड़ी जब जो करते हैं पशु, उसके लिए जो है प्रोटीन स्रोत का जो है काम करते हैं कौन सा, यूरिया, इसलिए तो इसका नाम दिया नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। ठीक है, तो यूरिया इज प्राइमरी यूटिलाइज्ड टू फीडिंग फॉर प्रोटीन सोर्स फॉर रूमिनेंट, हमारा सी जो है आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, विच ब्रीडिंग मेथड इन्वॉल्व मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीडिंग। मैंने अभी ये क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, कौन से जो है अलग, अगर हम बात करें सेम प्रजाति के अंदर कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, इन ब्रीडिंग, है ना, सेम नस्ल के अंदर कर रहे हैं तो इन ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग अगर हम क्या है, अलग अलग दो अलग अलग नस्लों को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं। आउट ब्रीडिंग क्या है, मतलब है एक ही नस्ल और उनकी जो ब्रीड में कोई भी आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। लाइन ब्रीडिंग मतलब 5-6 जनरेशन तक कोई लेना देना नहीं, 5-6 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाना। क्लियर, अगर हम अलग अलग करवा रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये जो है बी जो है क्रॉस ब्रीडिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि अब ये लिख लेना, करंट प्राइस, ये क्या है, ये क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीड क्या है, एनडीआरआई ने डेवलप किया, एनडीआरआई ने ये जो नस्ल है ये बनाई, किसका क्रॉस करवा के, होलिस्टिन फ्रीजियन इनटू प्रकार, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवा के, देखो दो अलग अलग नस्लों को क्रॉस करवाए तो इसलिए क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। फिर एक और बनाई, कौन सी, करंट फिश, ये भी किसने, एनडीआरआई ने बनाई। इसमें किसको क्रॉस करवाया गया, ब्राउन फिश, बीएस लिख रहा हूं, इनटू साहिवाल को। फिर और भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं, जैसे कि फ्राइजवॉल है, सुनंदी है, सुजाता है, जर्सिंद है, फ्रीजियन है, फ्राइजवॉल है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, फिर भी लिख देता हूं, फ्राइजवॉल नाम से पता चल रहा है किसको क्रॉस कराया, होलिस्टिन फ्रीजियन, तो फ्रीजन आ गया, इनटू वॉल मतलब साहिवॉल, इनका क्रॉस करवाया। और भी है, कौन सी, सुनंदी है, सुजाता है, जर्सिंद है, जर्सी मतलब जर्सी और रेड सिंधी का क्रॉस, सुजाता, जर्सी और साहिवाल का क्रॉस, सुनंदी जो है वो 3 क्रॉस, अगर ये भी आ जाए कि 3 अलग अलग नस्लें क्रॉस करवाई गई हैं तो वो कौन सी है, सुनंदी। इसमें किसका क्रॉस करवाया गया है, एचएफ, होलिस्टिन फ्रीजियन, जर्सी, और तीसरी जो है वो ब्राउन स्विस, इन तीनों का क्रॉस करवा के सुनंदी जो है बनाएगी। क्लियर, फिर एक और इसके साथ, सुनंदी के साथ 3 और नस्लें जो है किसको क्रॉस करवाई गई, फूले त्रिवेणी, फूले त्रिवेणी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 नस्लें क्रॉस करवाई गई हैं। कौन कौन सी, वही सेम, एचएफ और जर्सी सेम है, एचएफ जर्सी सेम, बस ब्राउन फिश की जगह यहां पर क्या है, गिर। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, एक क्वेश्चन में हमें कितना कुछ देखने को मिले, करंट प्राइस आएगा, प्राइस। ठीक है, फ्रीज का मतलब क्या है, होलिस्टिन फ्रीजन से वर्ड लिया गया है फ्रीज। फ्रीज जो है ये वर्ड कहां से लिया गया, ब्राउन फिश से, स्विट्जरलैंड की है ये, इसलिए तो बनाई एनडीआरआई ने, दोनों ये जहां पर करंट आ रहा है ये किसने बनाई हुई है, एनडीआरआई ने बनाई हुई है। और जो फ्राइजोल है वो बनाई है आईसीआर के इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ कैटल, मेरठ वाले ने ये बनाई। क्लियर, एनडीआरआई का क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ, वो अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क? भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, यूपी, हरियाणा या राजस्थान? बताइए। देखो, अगर हमें ये पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, तो किसके पास है? पंजाब के पास। बट अगर ये पूछा सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में कौन आगे है? यूपी, उत्तर प्रदेश आगे है। क्लियर। और अगर पूछ लिया जाए कि हमारी जो है लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कौन आगे है? यूपी। दूसरे नंबर पे राजस्थान। फिर पॉपुलेशन के बाद अगर पूछ लिया जाए कि लीडिंग से एनुअल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा गाय के अंदर कौन है? वेस्ट बंगाल। सेकंड में कौन है? यूपी। ये किसकी वजह से पता चला है? जो हमारा लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 का, जो ये पशुपालन का जो सेंसस है, जनगणना हुई, उसमें जो है, जो कि 20th लाइफ स्टॉक था, ये भी लिख लेना, 20th लाइफ स्टॉक सेंसस था। ये लाइफ स्टॉक सेंसस जो है 1919 में पहला हुआ था, 2019 में लास्ट हुआ था 20th। क्लियर। और गाय के अंदर वेस्ट बंगाल आगे, बकरों के अंदर यूपी आगे, भेड़ के अंदर तेलंगाना आगे, बकरी के अंदर राजस्थान आगे, कैमल जो है उसके अगर ऊंट जो है वो राजस्थान, पोल्ट्री में तमिलनाडु आगे, पिग के अंदर असम। तो ये भी आपके सामने है, आप इसको भी नोट कर सकते हो। अगर दूध का पूछ लिया जाए तो दूध उत्पादन में यूपी आगे है, फिर उसके बाद जो है पंजाब, राजस्थान आते हैं। फिर अगर ये पूछ लिया जाए कि दूध उत्पादन में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में सबसे आगे कौन है, तो वो है मैं हूं पंजाब, है ना। तो पंजाब आ गया। क्लियर। और आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो जो बच्चे भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, भैया ये क्लास सिर्फ आपके लिए है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और अपने यार दोस्त मित्र भाई बहन सहेली बेली भाभी, है ना, भाभियां तो होंगी आपकी, तो उनको जो है शेयर जरूर करो, जो भी एग्रीकल्चर के एग्जाम देने वाले। क्लियर। विच इन पोल्ट्री फार्मिंग ब्रॉयलर आर प्राइमरी रेज फॉर? कुक्कुट पालन में ब्रॉयलर का मुख्य पालन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये हमें बताना है। देखो, एक होती है ब्रॉयलर, एक होती है लेयर। लेयर का मतलब है ले करना, ले मतलब अंडे देने वाली, ले मतलब ले करना, अंडे देने वाली। तो एक ब्रॉयलर का क्या मतलब होगा? जो मीट पर्पस के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करो, है ना, मांस उत्पादन के लिए करी जाती है, वो ब्रॉयलर होती है। लेयर कौन सी होती है? जो अंडे देने वाली, लेयर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच डिजीज इज कॉमनली नोन एज फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल? कौन सी ऐसी, है ना, पशुओं में पैरों और मुंह के, मतलब पैर पे भी बीमारी होती है, मुंह पे भी बीमारी होती है, उस नाम से जानी जाती है? एंथ्रेक्स, जो कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। रिंडरपेस्ट, एफएमडी, ब्रुसेलोसिस। तो ये इसका आंसर पहले मैं बता देता हूं, इसका आंसर है एफएमडी। बट बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। कैसे? फुट एंड माउथ को मोर क्या बोलते हैं? पक्का, पक्का बोलते हैं, खंगवा बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे नाम से जानी जाती है। ये क्या है? एक वायरल डिजीज है। ये क्या है? एक वायरल डिजीज है, जिसमें व्हेन ब्लिस्टर बर्स्ट, है ना, जब उसके अंदर जो है ऐसे जो छाले से होते हैं वो एकदम से बर्स्ट कर जाते हैं, तो ये वायरल डिजीज है। ब्लिस्टर अपीयर ऑन द माउथ इफ एनिमल लिक द वुंड, है ना, उसके जो जख्म है अगर उसको चाटता रहेगा पशु, तो उसके जो है ब्लिस्टर जो है देखने को मिलते हैं, जख्म से देखने को मिलते हैं। तो जल्दी जल्दी से बीमारी फैलती है, बुखार देखने को मिलता है पशु के अंदर, है ना। तो ये जो है पैरों के अंदर और मुंह के अंदर दोनों तरह के देखने मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिंपिंग, मतलब लंगड़ा, लंगड़े हो जाते हैं पशु, तो वो जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? नीला थोथा लेकर, रेड मेडिसिन, है ना, पोटाशियम परमैंगनेट वाला, तो इसके साथ हम क्या है इसको ठीक कर सकते हैं। ये आपके सामने लिख लो। अगला, विच इज द बेस्ट सीजन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन बफलो? देखो,
पैसों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? तो देखो पहली बार जो है, पहले ये पता होना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है कि ब्रीडिंग ना करवा के, मेल और फीमेल को मेट ना करवा के, मेल का जो है स्पर्म जो है वो स्टोर करके उसके बाद क्या है फीमेल के अंदर जो है इंसर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है ये 1780 के अंदर पहली बार जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेगी, किसके द्वारा? प्लेंटी। इंडिया के अंदर जो है डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटका के अंदर 1939 के अंदर डेयरी फार्म मैसूर के अंदर कर्नाटका के अंदर पहली बार जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेगी। ठीक है, हलीकर ब्रीड ऑफ काउ विद एचएफ का बुल जो है ना, जो बैल था होलिस्टिन रीजन का, उसका जो है फॉर्म लेकर और हलीकर गाय के अंदर जो है वो इंसर्ट किया। चलिए इसमें करते क्या है, सीमन को कलेक्ट करते हैं, स्पर्म को जो है रखते हैं, स्टोर करते हैं, फिर जो है वजाइना में डाल देते हैं। जो वजाइना का जो है टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है लगभग लगभग गाय के अंदर 41 डिग्री के आसपास जो है रखा जाता है। इसका जो है ऑप्टिमम टाइम क्या होता है, जब क्या है हर एक हीट सिम्टम, जब जो हीट में आता है पशु तब उसके 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर जो है हम कर देते हैं। बट अगर हम भैंस की बात करें तो सबसे बढ़िया सीजन कौन सा माना जाता है? मॉनसून का, जो अभी चल रहा है ना, तो ये मॉनसून का सीजन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला, बी वेनम इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? जो मधुमक्खी का विष है ना, जो डंक मारती है, का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? गठिया, डायबिटीज, शुगर, अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम होती है, या फिर हाइपरटेंशन? तो बता दीजिए। देखो डायबिटीज के लिए देखो बी वेनम, बी के जो है अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, सिर्फ वही शहद ही नहीं होता, रॉयल जेली होती है, बी वेनम होता है, विष होता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है देखने को मिलते हैं जिसका अलग अलग जो है काम में लिया जाता है। और ये जो बी वेनम है, विष है, ये किसको ठीक करने के लिए, किस बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करा जाता है? गठिया को, एर्थराइटिस को जो है ठीक करने के लिए यूज में किया जाता है। तो इसलिए ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच सिल्कवॉर्म ब्रीड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मलबरी सिल्क प्रोडक्शन? बताइए, अब आ गया हमारा सिल्कवॉर्म पे, है ना। शहतूत रेशम उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रेशम कीट का नस्ल कौन सी है? एंथ्रिया माइलिटा, बॉम्बैक्स मोरी, फिलोसीमिया रिसिनी, या फिर सेमिया सिंथिया? तो पहले तो हमें इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए। कॉमन नेम में क्या है? कॉमन नेम जैसे मलबरी सिल्कवॉर्म का क्या नाम है? बॉम्बैक्स मोरी, जो कि मलबरी के पत्तों पे रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है भाई, ये नोट कर लेना। तस्सर सिल्क यानी कि तस्सर जिसको हम बोलते हैं, तस्सर सिल्क जो है वो है, उसका नाम एंथ्रिया माइलिटा, किस पे रहता है? पेड़ पे, अर्जुन आसन के पेड़ पे रहता है। एरी जो है, एरी जो है उसका नाम है सेमिया रिसिनी, जो कि कैस्टर यानी कि अरंडी के पत्तों पे रहता है। म्यूगा, जिसको हम असम, प्राइड ऑफ असम बोलते हैं, असम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है म्यूगा सिल्क। तो एंथ्रिया एसेमिनी सोम और सलाव के पेड़ पे रहती है। और ये भी बता दें कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर ये सारी जो है नस्लें देखने को मिलती हैं, स्पीशीज जो है वो देखने को मिलती हैं। तो देखो मलबरी के ऊपर कौन रहता है? मलबरी सिल्कवॉर्म, उसका मलबरी के सिल्क जो है वो उसका देता है। फिर क्या नाम है उसका? बॉम्बैक्स मोरी, बॉम्बैक्स मोरी। तो देखो ये तो क्या है, बॉम्बैक्स मोरी क्या है, एंथ्रिया माइलिटा क्या है? तो अभी हमने देखा कि एंथ्रिया माइलिटा जो है वो क्या है? टस्सर। फिलोसीमा रिजिनी ये क्या है? एरे। मलबरी का क्या है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने टेबल है, ये आप बना सकते हो, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर हमारी पीडीएफ से देख सकते हो। क्लियर, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीड्स इज रिचेस्ट इन प्रोटीन कंटेंट फॉर लाइफ? इनमें से कौन सा जो है रिचेस्ट प्रोटीन में सबसे ज्यादा जो है
देखने को मिलता है? मक्का, व्हीट, ग्राउंडनट या पैडी स्ट्रो? चलिए, तो देखो, जो मक्का है, व्हीट है, ग्राउंडनट है, अब देखो इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सी जो है दलहनी फसल है, क्योंकि जो हमारे अनाज की फसलें हैं वहां पर प्रोटीन कम होता है। मतलब जैसे कि मक्का हो गया 12% के आसपास, व्हीट हो गया 10 से 12% के आसपास, पैडी हो गया 6 से 7% के आसपास, ग्राउंडनट में 25 से 30% के आसपास। तो ये जो है लेग्यूम क्रॉप है, दलहनी फसलें हैं, इसकी फैमिली का लेग्यूमिनेसी। हमारा फीड जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होगा? ग्राउंडनट केक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। ग्राउंडनट केक में प्रोटीन कंटेंट, क्रूड प्रोटीन जो है 40 से 48% होता है, व्हीट में 13 से 16, मेज में 8 से 10 और पैडी में 3 से भी कम। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वायरल डिजीज इन पोल्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सी कुक्कुट में वायरस जनित रोग कौन सा है, ये हमें बताना है। कोकोइडिस, मरेक, एस्परजिलोसिस या माइकोप्लाज्मोसिस? देखो, तो ये भी आप देखो, माइकोप्लाज्मा, ये तो माइकोप्लाज्मा की वजह से होगा, नाम से पता चल रहा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। देखो बैक्टीरिया कौन कौन सी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, वो है एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, है ना। ये सारी क्या है? ये पोल्ट्री के अंदर तो नहीं, बट हाँ ये पूरी की पूरी जो है कैटल के अंदर और बफलो के अंदर, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वायरल डिजीज कौन सी है? रिंडरपेस्ट, फुट एंड माउथ, रेबीज, है ना। ये सारी क्या है? वायरल है। पोल्ट्री के अंदर वायरल कौन सी है? देखो, रानीखेत, फोलपॉक्स, मैरिक्स, गुम्बोरो, ये पोल्ट्री के अंदर। ठीक है, तो हमें आंसर यहां से ही पता चल गया है वायरल कौन सी है। ना तो यहाँ पर रानीखेत ऑप्शन है, पर यहाँ पर क्या है? मरेक डिजीज जो है वो हमारे ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट आप साथ में ये भी लिख लो कि कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है और कौन सी पैरासाइट से है। ठीक है, कौन सी जो है पैरासाइट की वजह से होती है, एक्सटर्नल से कौन सी होती है, इंटरनल से कौन सी होती है। फिर आ जाते हैं हमारे मेटाबॉलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल जो है, ये जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क फेवर किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से। कीटोसिस जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से। पिका जो है, जो कैमल के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, वो फॉस्फोरस की कमी की वजह से। ग्राफ सैटनी बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। डेगनेला डिजीज, अल्कली डिजीज जो है सेलेनियम की कमी की वजह से। पैरोसिस जो है हैन के अंदर, मैंगनीज की कमी के अंदर। पैराकिटोसिस जिंक की कमी की वजह से। क्रेजी चिक, विटामिन ई की कमी की वजह से। कर्टो पैरालिसिस, विटामिन B2 की वजह से, कमी की वजह से। स्वे बैक, कॉपर की कमी। हाइपर इरिटेबिलिटी, इरिटेट होना, हाँ, ये मैग्नीशियम की कमी। डर्मेटाइटिस, बायोटिन की कमी की वजह से। डिहाइड्रेशन, ज्यादातर पोटाशियम की वजह से या फिर सोडियम की वजह से। एनीमिया, आयरन की वजह से। गूस ट्रैपिंग, पैंथोथेनिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो क्रैक फीट, बायोटिन की वजह से। तो ये जो है आप अभी जो है स्क्रीनशॉट लेके, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो ये कुछ डिसऑर्डर हैं आपके सामने, नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉज मिल्क फीवर इन डेयरी? मैं भी बता चुका हूं किसकी वजह से मिल्क फीवर किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से। ये देखो अभी मैंने किया, मिल्क फीवर कैल्शियम की वजह से। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? मुर्रा इज ब्रीड ऑफ विच डोमेस्टिक एनिमल? मैं बता चुका हूं गाय की कौन कौन सी थी, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, देवनी, थारपरकार, हरियाणा, राठी, मेवाठी। ये सारी क्या थी? गाय की थी। उसमें अब एक्सोटिक थी, कुछ बाहरी नस्लें थी। इसमें आ गया होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ठीक है, और ब्राउन स्विस। ये क्या है? एक्सोटिक थी, बाहर वाले। ठीक है, गोट और शीप की अभी हम बात करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो इनकी नस्लों पे भी बात कर लेंगे। भैंस के हमने क्या पढ़ा? मुर्रा, बदावरी, नीली रावी, सूरती, नागपुरी,
टोडा, ये सारी क्या है, बफलो की। तो मुर्रा किस में है, बफलो की ब्रीड है। क्लियर। गोट में क्या आ जाएगा, जमुनापरी, बारबरी, है ना, सिरोही, ये सारी क्या है, गोट की। शीप में अलग अलग ब्रीड आ जाएंगी, वो आगे जाके हम करेंगे। क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया बिगेन विद द लॉन्च ऑफ विच मेजर प्रोजेक्ट, बता दीजिए। क्लियर। तो देखो, जो हमने पढ़ा हुआ हरी क्रांति है ना, तो वैसे भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस प्रमुख परियोजना से हुई, किससे शुरू हुई, उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। कब शुरू हुई, 1970 के अंदर। अमूल जो है गुजरात में है ना, आनंद गुजरात में, वहां से शुरू हुई एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके जो है उस टाइम पर जो चेयरमैन थे वो कौन से थे, वर्गीस कुरियन, जिसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, पितामह बोला जाता है। उस टाइम पर जो है प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने अपॉइंट किया वर्गीस कुरियन को, ये जो है ऑपरेशन फ्लड लाने को। उसका नाम क्या दिया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया ऑपरेशन फ्लड, जो कि 1970 के अंदर शुरू हुआ। इसके 3 फेजेस थे, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। 1970 से लेकर तक चला पहला फेज, से लेकर 85 तक चला दूसरा फेज। 85 से लेकर, कई बार 2000 लिखा जाता है, कई बार 95 लिखा जाता है, तो 2000 तक या फिर 95 तक, ये चला तीसरा फेज। उसके बाद जो भारत जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है नंबर 1 पर आ गया दूध के उत्पादन के अंदर। ठीक है। अमूल यानी कि इन्होंने जो है अमूल के थ्रू, मतलब गांव गांव से 3 फेजेस, 3 अलग अलग बना देगी, गांव का दूध यहाँ पर आएगा, यहाँ से जो है यहाँ पर आएगा, अमूल में इकट्ठा होगा। तो ये जो है दूध को बढ़ावा दिया, और दूध जो है उसके बाद जो है भारत नंबर 1 पर आ गया। अभी भी दूध की कमी है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनको छोड़ के, यूपी को छोड़ के, बाकी कुछ राज्यों में कमी है। क्लियर। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन शीप ब्रीड इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी कारपेट वूल, तो ये हमें बताना है। देखो, शीप की ब्रीड बात करी तो ये डेकानी, मगरा, निलोरे, मारवाड़ी, ये सारी क्या है, भेड़ की नस्लें हैं। मारवाड़ी जो है ये ज्यादातर राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, जो इसका मुंह जो है वो है ना, मुख्य जो है ना वो काले रंग का होता है, बाकी ये सारी भूरे से लाइट ब्राउन से कलर की होती है। ठीक है। मगरा भी क्या है, ये सभी मगरा जो है ये राजस्थान की ब्रीड है। नीलोरे ये बड़ी टोल ब्रीड होती है, लंबी सारी ब्रीड होती है ना, डेकानी। फिर ये जो है, जो मगरा ब्रीड है वो ज्यादातर जो है बीकानेर, नागपुर, चूरू, जैसलमेर से आई है। ठीक है। और मगरा को ही क्या बोला जाता है, हाई क्वालिटी कारपेट वूल बनाने के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको नेशनल कारपेट वूल शीप ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये भी लिख लें, नेशनल कारपेट वूल ब्रीड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी मगरा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच फिश स्पीशीज इज कॉमनली कल्चर्ड इन फ्रेश वाटर सिस्टम इन इंडिया, भारत में मीठे पानी में सामान्यतः किस मछली प्रजाति का पालन किया जाता है, रोहू, हिल्सा, सैरडाइन या फिर मैकरेल। देखो ये 3 तरह की फिशेज होती हैं, एक तो होती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती है ना, एक होती हैं जो मैराइन वाटर में रहती है, एक होती हैं जो दोनों को मिलके जो है ना, दोनों के पानी को मिलके जो है उनके बीच वाला जो पानी होता है उसमें रहती हैं। क्लियर। तो वो भी देख लेते हैं। देखो क्या है, जो फ्रेश वाटर वाली जो है वो कौन सी, और मैरीन वाली कौन सी, जो बीच वाली जो है वो क्या है, ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन सी आएगी, रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प। ब्रैकिश में कौन सी, जो दोनों में मिलके है ना, कौन सी, मिल्क फिश जिसको हम चैनो चैनो बोलते हैं, मुलेट्स। मैराइन में कौन सा आ गया, हिल्सा, सैर्डिन। तो ये देखो ट्यूना, जो मैराइन है ये तो हिल्सा और सैर्डिन, ये क्या है, मैराइन। फ्रेश वाटर में कौन सी है, रोहू, कैतला, कॉमन कार्प, है ना, तो ये क्या है इसमें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। और ये आपके सामने टेबल है, ये आप देख सकते हो। कौन सी मीठे पानी में रहते हैं, कौन सी खारे पानी में, कौन सी समुद्री मछलियां हैं, ये आपके सामने है।
ये भी क्वेश्चन आता है, पोम्फ्रेट और ट्यूना ये क्या है, ये किस तरह की मछलियां हैं, किस पानी में रहती हैं, रहना पसंद करती हैं। क्लियर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। द क्वीन बी लेज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एग्स इन अ डे। रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग कितने अंडे देती है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि क्या होता है, जो हनी बीज है, मधुमक्खियां है ना, उसमें जो है फीमेल होती हैं और मेल होता है। जो फीमेल होती हैं वो होती है या तो क्वीन या फिर वर्कर। मेल जो होता है वो क्या होता है, अब ये जो क्वीन है ये एक छत्ते के अंदर एक ही होती है, वर्कर बहुत सारे होते हैं, ड्रोन मतलब सबसे ज्यादा जो है वर्कर होते हैं, फिर जो है ड्रोन होते हैं, और एक ही जो क्या है क्वीन होती है। अब ये क्वीन क्या करती है, ये अंडे देती है, ये क्या करती है अपने एक बार क्या है नेप्टल फ्लाइट लेती है, ये भी लिख लेना, नेप्टल फ्लाइट लेती है, उड़ती है एक बार, ठीक है। उड़ के क्या है मेल के साथ यानी कि ड्रोन के साथ भवरे के साथ क्या है मेट करती है, मिलती है, उसके स्पर्म को अपने स्पर्मोथिका में स्टोर करके रख लेती है। फिर क्या है, जैसे ये उड़ी, तितली उड़ी, उड़ ना सकी, ये उड़ी, उसके साथ क्या है ड्रोन आया, इसने एक बार मेट किया, तो ये अपने स्पर्मोथिका में जो है स्पर्म को स्टोर कर लेती है, ठीक है। फिर यहां से जो है एग ले करते और इसके साथ ये क्या है स्पर्म आता है। जब एग और ये जो मेल और फीमेल मेट करके आता है तो ये क्या निकलती है, फीमेल निकलती है। और जब ये जो है सिर्फ मेल जो बाहर आ जाता है, जब ये है मेट नहीं करते, मेल और फीमेल आपस में मेट नहीं करते और उससे सिर्फ मेल निकलेगा, फिर क्या है सिर्फ मेल निकलेगा, वो क्या होगा ड्रोन। ये निकलेगा तो बिना फर्टाइल हुए, है ना, पर ये खुद फर्टाइल होगा, इसके अंदर स्पर्म होंगे, तो वो भी स्पर्म जो है फर्टाइल होंगे। अब ये फीमेल जो क्वीन है ये फर्टाइल होगी, वर्कर जो है ये फर्टाइल नहीं होगा, तो ये फीमेल जो है एक दिन के अंदर जो है वो लगभग लगभग 1500 से 2000 अंडे जो है वो दे सकती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। इन एनिमल ब्रीडिंग प्रोजेनी टेस्टिंग इज यूज्ड टू असेस। प्रोजेनी टेस्टिंग जो है किसके लिए यूज करी जाती है, फीड एफिशिएंसी चारे की दक्षता के लिए, वृद्धि दर के लिए, ग्रोथ रेट के लिए, माता पिता का अनुवंशिक गुणवत्ता के लिए, जेनेटिक मेरिट ऑफ पेरेंट्स के लिए, या फिर रोग प्रतिरोधकता के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। तो बता दीजिए। देखो पशु के अंदर जो ब्रीडिंग प्रजनन है उसके अंदर जो प्रोजनी टेस्टिंग है वो जो है, प्रोजनी नाम से पता चलता है, प्रोजनी मतलब मानो मेरे बच्चे हैं तो वो मेरी प्रोजनी हो गया ना, प्रोजनी टेस्टिंग करना मतलब माता पिता का अनुवंशिक गुणवत्ता करनी, तो जेनेटिक मेरिट ऑफ पेरेंट्स सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। द इंक्यूबेशन टेम्परेचर फॉर डक एग इज अप्रोक्सीमेटली। इंक्यूबेशन जो है ना, जो अंडे से बच्चा जो बाहर आता है ना, चूचा जो बाहर आएगा उसके लिए जो है डक के लिए, है ना, बतख के अंडों के लिए, यहाँ पर बतख बनाने की कोई बात नहीं, अंडों के लिए उष्मायन तापमान लगभग कितना होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री फॉरेनहीट के आसपास जो है होगा। क्लियर। इन सेरिकल्चर विच स्टेज ऑफ सिल्कवर्म प्रोड्यूसेस अ कोकून। देखो सेरिकल्चर के अंदर जो है रेशम के कीट के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन सी, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट और एग। फिर से ये अडल्ट में आके क्या करता है, मेट करता है, कुछ खाता पीता नहीं है, एग स्टेज में भी कुछ खाता पीता नहीं, लार्वा स्टेज में क्या करता है, ये खाता पीता है। सबसे बड़ी जो सबसे लंबी स्टेज जो है, लॉन्ग जो स्टेज जो है वो कौन सी होती है, लार्वा की होती है। जब ये जो क्या है लार्वा है, ये लार्वा क्या करता है अपने पिछली साइड से, जब ये खाना पूरा कर लेता है तो ये पिछली साइड से जो है ऐसे करके कोकून बनाना शुरू करता है, पूरे अपने आप को ढक लेता है। और ये कोकून अपने आप कोई भी सिल्क को बनाने के लिए देने के लिए नहीं ढकता, ये क्या करता है, ये अपने आप को कवर करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए करता है। फिर हम क्या है, हम सेल्फिश है ना, मन क्या है सेल्फिश है, हम इसी कोकून को जिसको उसने अपने कवर करने के लिए ढका था, हम उसको पानी में, गर्म पानी में रखते हैं और उससे धागे निकाल लेते हैं जो कि सिल्क होता है। क्लियर। तो कौन सी ऐसी स्टेज सिल्क प्रोड्यूस द कोकून, देखो
लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा में कुकून होता है, तो लार्वा जो स्टेज है तब ये कुकून बनाना शुरू करते हैं, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा बी, लार्वल स्टेज में जो है कुकून बनाना शुरू करता है। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, लार्वा आ जाता है। अगर ये पूछता है कि कुकून बनने के बाद कौन सी स्टेज है तो प्यूपा, अगर ये आए कि उड़ के कौन सी स्टेज में सकता है, तितली बनती है जब, तो वो अडल्ट, या ये आ जाए कि मेटिंग, मेल और फीमेल मेट कौन सी स्टेज में करते हैं तो भी फिर अडल्ट होता। क्लियर, आगे अगर ये आ जाए कि सबसे लंबी स्टेज कौन सी है तो लार्वा स्टेज आएगा। क्लियर, विच गोट ब्रीड इन इंडिया इज फेमस फॉर हाई मिल्क यील्ड, भारत में कौन सी बकरी नस्ल, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी बकरी की नस्ल अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये हमने बता दें। ब्लैक बंगाल, ब्लैक काले रंग की होती है, सिरोही, जमुनापरी, बर्बरी। जमुनापरी तो वो है जिसमें जो है पैरेट नोज देखा जाता है, इसके जो कान होते हैं वो कान ऐसे लमके से होते हैं नीचे की ओर। बर्बरी जो है जिसको हम शहरी बकरी भी कहते हैं, इसको स्टॉल फीडिंग, खड़े खड़े फीड करवाया जाता है, बाहर चलने को नहीं लेके जाते, पर ये 2 से 3 बच्चे को हर साल जो है जन्म देती है, और सबसे छोटी ब्रीड होती है ना, सबसे छोटी ब्रीड है, हल्की सी होती है, प्यारी सी होती है। ठीक है, तो ये दूध के लिए बर्बरी छोटी ब्रीड ये तो नहीं होगी। ठीक है, जमुनापरी हो सकती है, सिरोही, बट हमारा आंसर क्या आएगा, ये जो है जमुनापरी आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये जो जमुनापरी आपके सामने ब्रीड है ये कहां से आई है, यूपी, आगरा, मथुरा से ये ब्रीड जो है आई है, ये आपके सामने दिख रहे हैं, ये कान इसके जो है ये को है। सबसे हैवी, सबसे भारी जो ब्रीड होती है, सबसे लंबी और भारी जो ब्रीड है बकरी के अंदर ये जो है देखने को मिलती है, मैजिकल, चमत्कारी एक जो बकरी है इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका रोमन नोज मतलब कनकेव शेप का नोज होता है, नाक आपको दिख रहा होगा ऐसे करके। ठीक है, फिर तोता, मतलब इसका जो माउथ होता है वो तोते जैसा होता है। बेस्ट ड्यूल पर्पस ब्रीड, दोनों काम के लिए जो है, दूध के लिए और मीट दोनों पर्पस के लिए ये यूज करी जाती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जमुनापरी जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ब्रुसेलोसिस इन एनिमल प्राइमरी अफेक्ट विच सिस्टम, ब्रुसेलोसिस यानी कि पशुओं में ब्रुसेलोसिस मुख्यतः किस प्रणाली को प्रभावित करता है, ये हमें बताना है। ब्रुसेलोसिस क्या होता है, जब ब्रुसेलोसिस हो जाता है तो वो ज्यादातर बच्चे अगले जो है अबॉर्शन हो जाता है, जब प्रेग्नेंट होते हैं पशु, तो तब उसकी प्रेगनेंसी में बच्चे को जन्म देते हुए दिक्कत आती है, उसमें पशु की भी डेथ हो जाती है, तो उस टाइप पे वहां पर ये दिक्कत होती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को तो खराब नहीं कर रहा, रेस्पिरेटरी को खराब नहीं कर रहा, पर जनन को खराब कर रहा है, तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है, खराब करता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देख सकते हो इसको बैंग डिजीज भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, अबॉर्शन हो जाना, स्टिल बर्थ, वीक हो, जब काफ जो है ना, वो जब आएगा तो वो बड़ा कमजोर सा होगा, फीटल मेमोरी है ना। प्रिवेंशन, द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन इन ब्रुसेलोसिस अबॉर्टस है ना, उसका नाम क्या है, ब्रुसेल्ला अबॉर्टस स्ट्रेन 19 वैक्सीन आईसीआर ने, आईवीआर ने 1956 में ये जो है अडॉप्ट की थी, ये आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल प्रोटीन परसेंटेज इन ग्रोअर पोल्ट्री फीड, बताइए। ग्रोअर पोल्ट्री फीड में आदर्श प्रोटीन प्रतिशत क्या होता है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो, तो जब हम बात करें प्रोटीन परसेंटेज ग्रोअर, मतलब अभी हमें क्या है, जो बड़ा हो चुका है उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो ये भी बताते हैं। अगर फिशिस का पूछा जाए तो हमेशा 18 से 20 मछलियों के अंदर होता है। ट्यूना का पूछा जाए तो उसमें 28%, 26 से 28% उसमें देखा जाता है। क्लियर, तो हमें बताना है इसमें कितना रहेगा। क्लियर, तो नियरली इसमें भी सेम देखने को मिलता है लगभग, क्योंकि देखो ये ऑप्शन बहुत पास में है, बट हमारा आंसर हमेशा 18 से 20 वाला रहेगा, तो 18% क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। 20 भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर 18% आंसर जो है वो लगाएंगे। चलते हमारे अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, द एक्सोटिक कैटल ब्रीड जर्सी इज ओरिजिनली फ्रॉम, मैंने बताया था कि एक्सोटिक ब्रीड कौन कौन सी है कैटल की, एचएफ है, होलिस्टियन फ्रीजियन जो कि फ्राइजलैंड से आई है, जर्सी है, ब्राउन फिश है जो कि स्विट्जरलैंड से आई हुई है। क्लियर, तो हमने बताना है कि इसमें जो है एक गरंसी करके आती है जिसे डनलप कैटल भी बोलते हैं, तो ये जर्सी किस कहां से आई हुई है, इंग्लैंड से, चैनल आइलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर
यूएसए से। तो देखो जर्सी जो है वो कहाँ की है, वो यूके के है ना, जर्सी आइलैंड से आई हुई है, जो कि एक चैनल आइलैंड है, जर्सी आइलैंड। अगर जर्सी ना लिखा होता, मतलब ये चैनल आइलैंड ना होता तो ये आंसर, जर्सी आइलैंड होता तो ये आंसर, उसके बाद यूके लिखा होता तो वो आंसर नहीं होता, तो इंग्लैंड हमारा आंसर हो जाता। हमारे पास यहाँ पर चैनल आइलैंड दे रखा है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और इसमें ये भी याद रख लेना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फैट कैटल के अंदर इस कहां पर होती है, जर्सी के अंदर, जो कि 4.5 से 5% के आसपास। हमने देखा था एवरेज जो है 4% वसा होती है, पर इसमें 4.5 से 5% जो है फैट कंटेंट देखा जाता है। और ये ज्यादातर रेडिश ब्राउन कलर की ये देखने को मिल रहा है आपको, इस कलर की देखने को मिलती है। पहले जो बच्चे को जन्म देती है वो, तब इसकी उम्र जो है, आयु जो है वो 25 से 30 वर्ष महीने की होती है। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपके सामने है। जर्सी कैटल छोटी होती है थोड़ी सी, एचएफ की तरह ज्यादा बड़ी नहीं होती। इन एपिकल्चर द रिमूवल ऑफ एक्सेस हनी फ्रॉम द हाइव इज कॉल्ड। मधुमक्खी पालन में छत्ते से अतिरिक्त शहद निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन को होता है छानना, छानना तो नहीं कहते। सुपर सेड्यूर क्या होता है? और स्वामिंग। देखो स्वामिंग होता है, एक होता है स्वामिंग, एक होता है सुपर सेड्यूर, और अलग अलग चीजें होती हैं। देखो कई बार क्या होता है, ये मधुमक्खी का ये पूरा छत्ता है, ये पूरा छत्ता उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, या फिर क्या हो कि इस छत्ते में जो है 500 या फिर 5,000 मधुमक्खियां रह सकती थी, पर यहाँ पर जो इसकी पॉपुलेशन है वो 10,000 हो चुकी है, तो ये 5,000 मधुमक्खियां जो एक्स्ट्रा बची हैं वो जाकर नया छत्ता बना ले। ये होती है स्वामिंग, है ना। फिर आ जाती है एब्सकॉन्डिंग, पूरे पूरा जो है छत्ते में कुछ जो है बाहर चले जाना। फिर सुपर सेड्यूर, जब जो है रानी जो है, जो क्वीन है, वो जब जो है अंडे नहीं दे सकती, उसकी जगह पर 2 रानियां रहती हैं, तो वो क्या है, सुपर सेड्यूर। तो ये स्वामिंग नहीं हो सकता, सुपर सेड्यूर नहीं हो सकता, छानना नहीं हो सकता, निकालना होगा, निष्कर्षण करना, यानी कि एक्सट्रैक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम हनी को वहां से, तो एक्सट्रैक्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? हमारे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What is the main symptom of रानीखेत डिजीज इन पोल्ट्री? कुक्कुट में रानीखेत रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? पोल्ट्री डायरिया, है ना, दस्त, पानी वाले दस्त, पैरालिसिस, ट्विस्टिंग ऑफ नेक, गर्दन का मुड़ना, या फिर स्किन लेजन, त्वचा पर चकते यानी कि कुछ ना कुछ धब्बे निशान देखने को मिलते। तो पहले तो इसका आंसर बता देते हैं। आंसर क्या है इसका? होगा गर्दन का मुड़ना। अब ये होती क्या है रानीखेत डिजीज, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज जो कि पैरा माइक्सोवायरस टाइप 1 से जो है देखने को मिलती है। ज्यादातर ये जो है सांस लेने वाला जो हमारा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो नर्वस सिस्टम को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे फैलती है ना। एक्यूट हाईली कंटेजियस है, सभी तरह के आयु वाले जो है पक्षियों को जो है इफेक्ट करती है। तो कोज हैवी इकोनॉमिक लॉस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें सिम्टम क्या है? प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है, गास्पिंग, है ना, सांस, या फिर स्नीजिंग, ऐसे स्नीज करने में, स्नीज समझते हो, छींक मारने में जो है दिक्कत आती है। नाक से जो है डिस्चार्ज, पानी से ऐसे बाहर आता है। रिवर्सिंग द नेक, मेन ये है, गर्दन मुड़ जाती है। कीपिंग इट ऑन द बैक और हाइडिंग, ये ऐसे करके जो है देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। एग की, अंडों की जो है प्रोडक्शन, उत्पादन जो है कम हो जाता है लेयर्स के अंदर, और फिर मर जाती है। विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क लेट डाउन इन डेयरी एनिमल, ये हमें बताना है। देखो कौन सा हार्मोन मिल्क को लेट डाउन, यानी कि डेयरी पशुओं में दूध उतरने का कौन सा हार्मोन जो है उचित होता है? देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये तो जो है सेक्सुअल हार्मोन होते हैं। और ऑक्सीटोसिन, ये जो हमारे पास अब ऑप्शन बचता है, पर पहले हम हार्मोन का देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन। देखो ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क लैक्टोन में यूज करते हैं, तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क सिंथेसिस, दूध बनाने में काम करता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीटोसिन कौन सी जो ग्लैंड है वो जो है सेक्रीट करती हैं? वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो करते हैं। फिर एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, प्रोजेस्टेरोन जो है
प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी की ग्रोथ के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरी के फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए, ये सब जो है यूज करे जाते हैं। तो हमें ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या है, मिल्क दूध निकालने के लिए यूज करा जाता है। तो हमारा ऑक्सीटोसिन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको पीपीटी पीडीएफ जो है हमारे एग्रीकल्चर बतरसा टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिजीज, कौन सी इनमें से जूनोटिक डिजीज है वो हमें बताना है। देखो जूनोटिक डिजीज क्या होती है ये भी याद रखना। जूनोटिक डिजीज कौन सी होती है, जो से एनिमल से ह्यूमन को जो बीमारी हो जाए, पशुओं की बीमारी जो ह्यूमन को हो सकती है उसको बोलते हैं हम जूनोटिक डिजीज। वो कौन सी डिजीज है, मैस्टाइटिस तो उनके थनों में होती है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रास टेम्पनी जो भी हमने पढ़ा मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है, फुट रोड पैर के अंदर होती है। पर जो एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। ये जो बैक्टीरियल डिजीज है ये होती है जूनोटिक, जो पशुओं में भी देखने को मिलती है और ह्यूमन के अंदर भी देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बोर्न डिजीज, मतलब देखो कई बार क्या होता है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने की जिनको जो है जरूरत पड़ती है। तो निम्नलिखित जो जिनको जरूरत पड़ती है वो होते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज, जिनको नहीं पड़ती वो होते हैं नॉन वेक्टर बोर्न डिजीज। देखो तो हमें बताना है कौन सा जो है पशुओं में वाहक जनित रोग नहीं है, तो वो हमें जो है इसका आंसर बताना है। देखो फिलरोसिस जो है वो फिलेरिया टिक बोर्न डिजीज है। वेक्टर इसका कौन सा है, टिक, जो पैरासाइट होते हैं ना उसमें जो टिक है ना जुएं जैसे वो जो है इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। ट्रैपेजोमियासिस जो है वो फ्लाई की वजह से, बाइटिंग फ्लाई की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। बट जो ये ब्रुसेलोसिस है ये कॉन्टैक्ट हाथ लगाने से है ना, फीटस की वजह से दूध में एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसकी वजह जाते इसमें कोई ना कोई भी वेक्टर नहीं चाहिए होता है। तो हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा, ब्रुसेलोसिस। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ग्रीन फॉडर क्रॉप इन इंडिया। इसको हम ग्रीन फॉडर है ना हरे चारे की फसल के रूप में यूज करते हैं, जैसे बरसीम, वीट, कॉटन, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड को नहीं करते, मस्टर्ड का जो है हम केक यूज करते हैं। वीट का जो है हम वीट आटा बनाकर उसका फिर यूज करते हैं। तो कॉटन भी नहीं, तो बरसीम हो गया, ग्लिसरीन हो गया, पैराग्राफ हो गया, मेज, मक्का, ज्वार, सोरगम, इनको जो है हम एज अ ग्रीन फॉडर क्रॉप यूज करते हैं। तो बरसीम जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अच्छा ये हमने क्वेश्चन पहले कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड टू कंट्रोल फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। फुट एंड माउथ डिजीज के लिए कौन सी जो है वैक्सीन यूज करी है, उसका नाम FMD है। तो कौन सी वैक्सीन यूज करी जाएगी, FMD वैक्सीन। ए जो है ये हम क्वेश्चन पहले करके आ चुके हैं, आप देख सकते हो। अगला, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस इन एनिमल्स। हमने पढ़ा हुआ है कि विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होता है। आपने देखा होगा ए होता है, बी से बी में आ जाता है B1, B2, B3 है ना। तो ये सब कुछ ए की वजह से क्या है, आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो ज्यादा है वो विटामिन ए की वजह से देखने को मिलती है। बाकी भी आपने याद रख लेना है। सी की वजह से, सी का नाम क्या है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। डी का नाम क्या है, B1, B2, B3, B12 का नाम क्या है, कोबालामिन है ना। B1 का नाम क्या है, थायामीन। राइबोफ्लेविन B2 का, B3 का नियासिन एसिड। तो इनका नाम याद रखना है और इनकी कमी की वजह से क्या होता है वो भी याद रखना है। तो दूध में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, तो ये दूध का ही क्वेश्चन है। दूध में विटामिन ए देखा जाता है। और क्लियर, हाँ अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि गाय का दूध, ये अपनी कमेंट सेक्शन बताना है कि काऊ का जो मिल्क है वो येलो कलर का होता है किसकी वजह से। क्योंकि गांव, मैं इतना बता देता हूं, गाय में
दूध में कोई एक चीज होती है जो कन्वर्ट होते हैं विटामिन ए में, वो जब हम पीते हैं वो हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है विटामिन ए, और भैंस के अंदर जो है वो पहले से ही उसमें विटामिन ए में कन्वर्ट होकर आती है, इसलिए उसका दूध व्हाइट होता है, सफेद रंग का होता है, और गाय का दूध जो है थोड़ा येलो रंग का होता है। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच सिस्टम इज मोस्ट अफेक्टेड बाय न्यू कैसल डिजीज इन पोल्ट्री? न्यू कैसल डिजीज, पोल्ट्री के अंदर जो न्यू कैसल डिजीज है उनमें सबसे ज्यादा जो है कौन सा जो है सिस्टम, प्रणाली जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? तांत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव, पेशियां तंत्र, या कुछ और? बता दीजिए। पाचन तंत्र, तो ये हमें बताना है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा जो है न्यू कैसल डिजीज में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इन फिश फार्मिंग पीएच ऑफ पॉन्ड वाटर शुड बी आइडली फॉर, है ना, पीएच कितना होना चाहिए? देखो पीएच जितना ज्यादा, जैसे ये 4 से 4.5 है, तो इसके लिए जो है 2000 किलोग्राम क्या है हमें लाइम चाहिए होगा। ठीक है, अगर 8 से ज्यादा है तो 0 किलोग्राम क्या है लाइम चाहिए। इसके लिए जो है 200 किलोग्राम लाइम चाहिए होता है। इसके लिए जो है लगभग 1000 से 2000 किलोग्राम जो है लाइम चाहिए। तो अलग अलग इसका जो है क्राइटेरिया होता है। तो पीएच पॉन्ड वाटर का जो है पीएच कितना होना चाहिए, तो वो है 6.5 से 7.5 का पीएच जो है वो आइडली माना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूल पर्पस पोल्ट्री ब्रीड? ये हम पहले भी कर चुके हैं। इनमें से कौन सी जो है ड्यूल पर्पस जो है पोल्ट्री ब्रीड है? देखो एक मिनट, हम पहले भी करके आए हैं। देखो लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड, कॉर्निश, या कड़कनाथ। आपको फिर से वो टेबल दिखा देते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी इनमें से ड्यूल पर्पस है। देखो ड्यूल पर्पस में कौन कौन सी है, रोड आइलैंड रेड, ये वहां पर ऑप्शन थी। ठीक है, फिर कॉर्निश, कॉर्निश वहां पर ऑप्शन में थी, कॉर्निश यहाँ पर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रोड आइलैंड रेड। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कड़कनाथ जो है ये मीट पर्पस के लिए यूज करी जाती है। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द एवरेज जेस्टेशन पीरियड इन बफलो, है ना, भैंसों में औसत गर्भवती अवधि कितनी होती है? जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि जब उन्होंने क्या है, देखो उनमें होता क्या है, सबसे पहले जो है उनके अंदर आता है हीट पीरियड। हीट पीरियड जो कि 18 से 24 घंटे का होता है। ठीक है, फिर उस हीट पीरियड के बाद उनकी क्या होती है, उस हीट पीरियड के अंदर ही क्या है सर्विस करी जाती है, मतलब मेल और फीमेल का क्या है मेड करवाई जाती है। मेड करवाने के बाद वो चलता है उसके बाद जेस्टेशन, मतलब इतनी देर अंदर जो है, जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो उनके अंदर जो है वो जेस्टेशन पीरियड चलता है। फिर जेस्टेशन के बाद उनकी हो जाती है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद प्यूरेशन, बच्चे को जन्म दे देते हैं। फिर उसके बाद पार्चुरेशन के बाद उनका क्या है मिल्किंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मिल्किंग पीरियड के बाद उनका जो है ड्राई पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, तो भैंस के अंदर जो है जेस्टेशन पीरियड कितने का देखने को मिलता है, 310 दिन का जो है देखने को मिलता है। 280 दिन का जो है ये कैटल के अंदर देखने को मिलता है, और ये जो है भैंस के अंदर देखने को मिलता है। फिर भी आप ये टेबल जो है आप बना सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एस्ट्रस पीरियड जो है वो कितने घंटे का होता है गाय के अंदर, बफलो के अंदर। ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है। पिग के अंदर कितनी देर का होता है, और कैमल के अंदर कितनी देर का होता है। बाकी सभी के अंदर लगभग 1 से 2 दिन या फिर 1 दिन का देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एस्ट्रस पीरियड, जेस्टेशन पीरियड 281 दिन, ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है।
ठीक है। और ये पिग वाला, पिग का कितना होता है 114 दिन का जेस्टेशन, ठीक है। और इनका कितना होता है 151, और 281 दिन का किसका होता है काऊ का, और भैंस का कितना होता है 310 दिन का। ये आप साथ में बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन कब जो है रिप्रोडक्शन होती है, इंडियन ब्रीड की 36 से 40 महीने, बफलो की 36 से 42, गाय की और दूसरी सॉरी गोट की 15 से 19 महीने, शेप की 12 से 18 महीने, और कैमल की 36 से 18, 6 से 8। क्या बना सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला क्वेश्चन, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर एग शेल। अंडे का जो बाहर वाला है ना शेल होता है, उसके छिलका होता है, उसका निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि वो जो है ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, COCO3। तो कैल्शियम जो है मेन होता है, तो वो क्या है कैल्शियम, हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। अंडे के अंदर जो है 3 चीजें होती हैं, एक होता है ये योक, फिर ये व्हाइट एल्ब्यूमिन। ये जो योक होता है ये लगभग 30% के आसपास ये योग होता है। ये व्हाइट वाला जो एल्ब्यूमिन होता है ये 60% के आसपास जो है ये होता है, और 8 से 10% जो है इसका शेल होता है, बाहर के अकॉर्डिंग हम बात करें। ये क्वेश्चन भी आ रखा हुआ है। तो ये जो बाहर वाला शेल होता है ज्यादातर किससे बना होता है, कैल्शियम से बना होता है, ठीक है। एग शेल जो है 94% जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर एनिमल दैट च्यू कट। उन जानवरों को क्या कहते हैं जो जुगाली करते हैं। तो मैंने पहले बताया जो एनिमल जैसे कि कैटल, गाय, भैंस, बकरी, गोट, है ना, भेड़, शीप, ये सारी जो क्या है क्यों ऐसे करके कुछ ना कुछ चबाती रहती हैं, तो वो क्या है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। जिसके रूमिनेंट के 4 भाग है ना, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके पेट के जो है उनके 4 भाग होते हैं, वो भी लिख लो। कौन कौन से, पहले होता है माउथ, माउथ से जाता है ओएसोफेगस में, फिर उसके बाद जाता है पेट के अंदर। पेट में आगे जो है र्यूमन होता है ना, 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। ये जो है इसको बोलते हैं हम ट्रू स्टमक। सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है र्यूमन का। ये जो है र्यूमिनेंट के अंदर जो है ये 4 भाग देखने को मिलते हैं। तो ये जो र्यूमन है ये क्या होता क्या है कि पहले अगर अंदर लेके जाते हैं है ना, माउथ से ये मुंह से अंदर गया ओएसोफेगस और र्यूमन के अंदर, यहाँ से र्यूमन से फिर जो है खाना बाहर को आता है, इसलिए वो पशु जो है बार बार चबाता रहता है उसको अच्छे से, ताकि डाइजेस्ट हो सके। तो इसी को बोलते हैं हम र्यूमिनेंट। तो बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग फिश इज अ सरफेस फीडर। कौन सी जो है मछली सतही आहार ग्रहण करती है, मृगल, कैटला, रोहू, कॉमन का। देखो 3 सतह होती हैं, उस 3 सतह पे अलग अलग मछलियां जो है वो रहती हैं। जो सरफेस के ऊपर पानी, जैसे ये पानी है, ये समुद्र है ना, ये उसका बेस है। जो सरफेस पे रहती हैं वो कौन सी है, सरफेस फीडर, जो कि जू प्लैंकटन ज्यादातर वो जो है उनको खाती हैं। कौन कौन सी है, कैटला, कैटला, सिल्वा। कॉलम में बीच में जो है रहती हैं वो कौन सी हैं, रोहू, ग्रास का। बॉटम में कौन सी रहते हैं, मृगल, कॉमन का। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था हमारा फिश सरफेस फीडर, जो सरफेस पे जो है फीड करते हैं वो कौन सी है, कैटला। कौन सी आ जाएगी, कैटला। और रोहू किस में आएगी, ये कॉलम में। रोहू किस में आएगी, कॉमन में। और कॉमन कार्प किस में आएगी, कॉमन कार्प और मृगल किस में आ जाएंगी, बॉटम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कतला, यानी कि ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज कॉमन एक्टोपैरासाइट इन कैटल। कॉमन एक्टोपैरासाइट जो है वो कौन से, वैसे एक्टोपैरासाइट कौन से होते हैं, जो पशु के, ये जो पशु है हमने बना दिया, इसके ऊपर ऐसे पैरासाइट जो इसके अंदर जो अंदर रहेंगे उसको बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट। वो क्या बोलते हैं हम
एंडोपैरासाइट, जो बाहर रहने उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। तो ये जो है राउंड वॉर्म, ये पेट के अंदर कीड़े होते हैं, ये अंदर रहते हैं। लिवर फ्लूक, ये भी पेट के अंदर देखने को मिलते हैं। टेप वॉर्म, ये भी पेट के अंदर देखने को मिलते हैं। पर ये टिक जो है ना, जिसको जुएं बोल देते हैं, ये सरफेस के ऊपर बाहर, पशु के बाहर देखने को मिलते हैं। तो हमारा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट। इन पोल्ट्री ब्रूडिंग रेफर टू, पोल्ट्री के अंदर मैंने बताया लेयर जो होती है, लेयर कहते हैं जो अंडे देती है, ठीक है। फिर जो अंडे देने के अलावा जो दूसरे होते हैं उसको क्या बोल देते हैं, ब्रोइलर, मीट पर्पज के लिए यूज करते हैं। फिर एक होती है ब्रूडी, ठीक है। ब्रूडिंग किसको बोलते हैं, जब चिक्स के अंदर है ना, इनके अंदर जो है ज्यादातर हीट देने के लिए, क्योंकि जो अंडे जो है इंक्यूबेट करते हैं, बाहर आते हैं, तो उसके ऊपर कभी देखा भी होगा तो उसके ऊपर बैठी होती है, वो हीट देने के लिए बैठी होती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रूडिंग। तो क्या होगा, वो चूचों को गर्मी देने के लिए क्या है वो करती हैं, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। और ये जो करती है ना पोल्ट्री के अंदर, ये जो ब्रूडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, ब्रूडी, ब्रूडी चिक। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ब्लू टंग डिजीज अफेक्ट विच एनिमल, ब्लू टंग डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करती है। वैसे तो ये समझ लो ब्लू टंग डिजीज जो है वो एक वायरल डिजीज है, जो सबसे ज्यादा जो है नॉन कंटेजियस, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलती, कोई भी वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है, ठीक है। इसका जो है टाइनी फ्लाई, जो मक्खियां जो है उसकी वजह से जो देखने को मिलती हैं, इसमें बहुत ज्यादा फीवर आना, बुखार, ठीक है। फेस का एंड टंग का, जो जीभ का है ना, टंग का और फेस का एकदम से सूजना, सूज जाना, ये कुछ सिम्टम जो है देखने को मिलती है। और नाक से पानी का बाहर निकलना, और जो लैम है, जो उनके बच्चे हैं, उनका मर जाना। तो ये जो देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है, शीप के अंदर देखने को मिलती है। Which of the following method is a method of artificial insemination in cattle? कौन सा ऐसा मेथड जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज किया जाता है, तो कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, रेक्टोवेजिनल मेथड। कौन सा होगा, रेक्टोवेजिनल मेथड जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक हाथ उनके रेक्टम है ना, सर्विक्स के अंदर, रेक्टम के अंदर हाथ डाल के जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करी जाती है। तो ये आंसर क्या जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीडीबी, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डिजीज डिटेक्शन बोर्ड, नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट बोर्ड, या नन ऑफ द अबव। एनडीडीबी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ए इज राइट आंसर। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो, क्या इंटरनेशनल लेबोरेटरी रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज कहां पर है, नायरोबी केन्या इंटरनेशनल। एनडीडीबी कहां पर है, आनंद गुजरात। कब बना, जुलाई 1965, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ये वाला, और एक एनडीआरआई, एनडीआरआई ये रहा, करनाल में है। कब बना, 1975, ठीक है। वैसे बना कब, ये भी देख लेना, 1923 के अंदर एनडीआरआई बना। बना कहां पर, बेंगलोर के अंदर। उसके बाद इसको 1955 के अंदर करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। 1970 के अंदर ये क्या है, आईसीआर के अंदर आ गया। क्लियर। नेशनल एनआईएजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, करनाल के अंदर। एनआरसी क्वींस, हिसार के अंदर। ये सारे जो हैं अविका नगर में क्या है, सेंटर शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविका नगर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा बोर्ड का कहां पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट मखदूम। एनआरसी कहां पर है बोर्ड का, वो अलग जगह पर है ना। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, इजाफता नगर, यूपी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी का इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर। एनआरसी कैमल का कहां पर है, बीकानेर। एमआरसी मिथुन का कहां है, नेशनल रिसर्च सेंटर जिसको बोलते हैं, नागालैंड के अंदर। एनआरसी योग का कहां पर है, दिरंग, अरुणाचल प्रदेश। एनआरसी पिग का कहां पर है, गुवाहाटी, असम। और एनआरसी मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स कहां पर है, हैदराबाद। ये आपके सामने टेबल है, इसको आप बना सकते हो, लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, और मैं बता दूं, जो भी बच्चा भी आ रहा है वीडियो को लाइक करके आना, शेयर करके आना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि
आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कमेंट ज्यादा आए तो ऐसी एक वीडियो और 50 क्वेश्चन की सेम एज इट इज लेकर आएंगे। Which of the following, लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a function of protein in animal body? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पशु शरीर के प्रोटीन का नहीं है? टिश्यू रिपेयर, एंजाइम प्रोडक्शन, एनर्जी स्टोरेज या हार्मोन फॉर्मेशन? इसका भी आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है और आपने बताना है कि आपके 50 में से कितने मार्क्स जो हैं आपके आ रहे हैं, फिर आपकी तैयारी का लेवल पता चल जाएगा। क्लियर? और इसी के साथ आपने जो है हमारा यूट्यूब चैनल बत्रा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बत्रा सर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, आप उसको ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो एग्रीकल्चर बत्रा सर, अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए तो आप इसमें आप एग्रीकल्चर बत्रा सर पर जुड़ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हम प्रैक्टिकली डालते रहते हैं यहाँ पर। वीडियो को लाइक जरूर करना, जो आपको बोला है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट, ठीक है। और हमारे जो है बहुत जल्दी जो है सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, फिर आपके लिए जो है बढ़िया से और क्लासेस जो है इसी चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।